तो इंसुलेटर यहां पे देखेंगे तो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसमें, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, वोल्टेज को विथस्टैंड करने की क्षमता, वोल्टेज को सहन करने की उसकी क्षमता। यदि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होगी तो वो जल्दी पंचर नहीं होगा, ज्यादा वोल्टेज को सहन करेगा। ठीक है, दूसरा उसमें होना चाहिए हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, कौन सी रेजिस्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, नॉन पोरस, हाई सेफ्टी फैक्टर, एबिलिटी टू withstand temperature variation। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मींस क्या होता है, उसके वोल्टेज को सहन करने की क्षमता। अपन पढ़ चुके हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, कि इंसुलेटिंग मटेरियल के पर यूनिट थिकनेस द्वारा मैक्सिमम वोल्टेज विथस्टैंड करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या कहलाती है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हाई होने से क्या होगा, उसमें लीकेज करंट क्या होगी, मिनिमम होगी, है ना। जो इंसुलेटर होता है वो किसको इंसुलेट करता है, तो इंसुलेटर जो होता है वो कंडक्टर को ग्राउंड से इंसुलेट करता है, ग्राउंड है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंसुलेटर है, तो यदि रेजिस्टिविटी हाई होगी तो यहाँ से करंट लीकेज क्या करेगी, कम, तो लीकेज करंट क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कंडक्टर को हम किसके ऊपर लगाए हैं, इंसुलेटर के ऊपर में। पूरा जो टेंशन होता है कंडक्टर का, जो टेंशन है वो कौन विथस्टैंड करता है यहाँ पे, इंसुलेटर। यदि मैकेनिकली वीक होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना, तो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी होनी चाहिए। नॉन पोरस होना चाहिए, नॉन पोरस का मतलब क्या होता है, जैसे मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के घड़े के अंदर पानी डालते हो तो क्या होता है, वो बाहरी सरफेस उसकी गीली हो जाती है, लेकिन चीनी मिट्टी के कप में आप अंदर पानी डालोगे तो उसकी आउटर सरफेस गिरी होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि चीनी मिट्टी का जो कप है वो कैसा है, नॉन पोरस है, और मिट्टी का घड़ा कैसा है, पोरस है, मतलब उसमें कैपिलरीज होती हैं, छिद्र बने होते हैं, जिससे वाटर क्या होता है, बाहर रिस्कर आ जाता है। तो जिसमें रिस्कर आएगा वो क्या हो गया, पोरस, और जिसमें नहीं आएगा वो क्या होगा, नॉन पोरस। तो यहाँ पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए वो नॉन पोरस होना चाहिए, है ना, नहीं तो वो क्या करेगा, हाइग्रोस्कोपिक हो जाएगा, आर्द्रता को अवशोषित करेगा, और उसके बाद में उसके ऊपर डस्ट एक्युमुलेट होगी, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इसलिए नॉन पोरस होना चाहिए। सेफ्टी फैक्टर इसको आगे पढ़ेंगे अभी, सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फ्लैश ओवर पंचर स्ट्रेंथ और फ्लैश ओवर वोल्टेज का रेशियो होता है। एबिलिटी टू विथस्टैंड टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन को सहन करने की क्या है, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो उस समय एक्सपेंशन और कंट्रक्शन के समय वो क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, जैसे आप उस दिन बताया था थर्मल स्ट्रेस, है ना, ग्लास में क्या डालते हैं, गर्म पानी, तो क्या हो जाता है, वो क्रैक हो जाता है। तो ऐसा इसमें होना नहीं चाहिए, है ना, टेम्परेचर को विथस्टैंड करने की उसमें क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसमें, इंसुलेटिंग मटेरियल में। ठीक है, जो इंसुलेटर यूज करेंगे। ओके, अब इसके बाद में जो इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर है, इंसुलेटर बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, तो मटेरियल फॉर इंसुलेटर,
तो इसके लिए यूज करते हैं, एक होता है पोर्सलिन, ठीक है, एक होता है ग्लास, एक होता है स्टीटाइट, ठीक है। तो इनका यूज किया जाता है किसके लिए? इंसुलेटर बनाने के लिए। आजकल कुछ जगह पर पीवीसी के भी आ रहे हैं इंसुलेटर, है ना, कुछ जगहों पे क्या आ रहे हैं, पीवीसी के भी आ रहे हैं, बट अपनी बुक में नहीं है वो, है ना। पीवीसी के भी इंसुलेटर का कई जगहों पर यूज किया जा रहा है। तो ये पोर्सलिन, ग्लास और स्टीटाइट के है ना, इन मटेरियल का यूज किया जाता है किसके लिए? इंसुलेटर बनाने के लिए। ठीक है, पोर्सलिन, ग्लास एंड स्टीटाइट एंड पीवीसी अभी यूज किया जा रहा है कई जगहों पे। तो यहां पे सबसे पहले हेडिंग डाली है उसमें पोर्सलिन। तो पोर्सलिन जो है वो किसका मिक्सचर यहां पे होता है, ठीक है। तो जो पोर्सलिन होता है इसमें केओलिन, केओलिन यानी क्या होता है? ये मिट्टी होती है, केवलिन, फेल्डस्टार, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज, ठीक है। तो उसमें नोट करिए, पोर्सलिन में यह केओलिन, फेल्डस्टार एंड क्वार्ट्ज के मिक्सचर को कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर, के मिक्सचर को कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर फायरिंग करके बनाया जाता है। फायरिंग करके, फायरिंग यानी उसको गर्म करके, हीट करके, जला करके बनाया जाता है। कंट्रोल टेम्परेचर पर फायरिंग करके बनाया जाता है। फायरिंग, FIRING, फायरिंग करके बनाया जाता है। नेक्स्ट की इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ग्लास से ग्रेटर होती है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ग्लास से ग्रेटर होती है, ठीक है। इसकी सरफेस को ग्लेजिंग, इसकी सरफेस को ग्लेजिंग करते हैं। इसकी सरफेस को ग्लेजिंग, देखिए पॉलिश्ड होता है, चमकदार होता है इंसुलेटर की सरफेस पोर्सलिन का, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लेजिंग करना। तो उसकी सरफेस को ग्लेजिंग करके स्मूथ एंड पॉलिश्ड बनाते हैं, स्मूथ एंड पॉलिश्ड बनाते हैं। इससे उस पर डर्ट, DIRT, डर्ट यानी गंदगी डिपॉजिट नहीं होती है, उस पर डर्ट डिपॉजिट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में इसका यूज करते हैं। तो याद रखिए, यदि पूछेगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में इसका यूज करेंगे तो पोर्सलिन इंसुलेटर का यूज करते हैं। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 6.5 kV, 6.5 kV पर mm होती है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 6.5 kV पर mm होती है, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा होता है ग्लास, ग्लास यानी क्या होता है? कांच, सबको पता है ना। तो जो ग्लास होता है, ग्लास के साथ में इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, इसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है? यहाँ पे हाई, इसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है? हाई। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये भी क्या होती है? यहाँ पे हाई होती है।
बट ग्लास के साथ में क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि इस पर जो ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होती है, वो बहुत जल्दी कंडेंस होती है। जैसे देखोगे ठंड वगैरह के मौसम में, है ना, क्या होता है कि कांच का यदि कोई टुकड़ा बाहर पड़ा होता है ना, तो उसके ऊपर में देखो वो पूरा गीला हो जाता है ना, उसके ऊपर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेट हो जाती है। तो ये इसके साथ में थोड़ी सी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, हाई कितनी होगी, 14 केवी पर एमएम इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो इसमें नोट करिएगा, यह पोर्सलिन से चीप सस्ता होता है, यह पोर्सलिन से चीपर होता है, सस्ता होता है। इसकी रजिस्टिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होती है, इसकी रेजिस्टिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होती है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 14 केवी, 14 केवी पर एमएम होती है, 14 केवी पर एमएम होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी मेन ड्रॉबैक, इसकी मेन ड्रॉबैक यह होती है कि इसकी सरफेस पर मॉइस्चर जल्दी कंडेंस होती है, इसकी सरफेस पर मॉइस्चर जल्दी कंडेंस, कंडेंसर पड़ेगा ना, कंडेंस होती है। इससे उस पर डस्ट एंड डर्ट, इससे उस पर डस्ट एंड डर्ट एक्यूमुलेट होती है, जम जाती है, डस्ट और डर्ट जम जाती है, एक्यूमुलेट होती है। एंड लीकेज रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, एंड लीकेज रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। लीकेज रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका यूज 25 केवी तक की वोल्टेज के लिए करते हैं, इसका यूज 25 केवी तक की वोल्टेज के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो स्टीटाइट होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट है और उसमें डिफरेंट ऑक्साइड्स को मिला करके, ठीक है, उनके मिक्सचर से क्या बनाते हैं, स्टीटाइट बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टीटाइट यहाँ पे होता है, इस स्टीटाइट में क्या अपने को बेनिफिट मिलता है, क्या एडवांटेज इसमें मिलती है, इसकी जो टेंस मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कैसी रहती है, हाई, इसकी जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो इस इंसुलेटर का यूज कहां पे करेंगे, जहां पर बहुत ज्यादा टेंशन होती है ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो हाई टेंशन वाले प्लेसेस पर हम किसका यूज कर सकते हैं, वहां पे स्टीटाइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, यह मैग्नीशियम, यह मैग्नीशियम सिलिकेट एंड ऑक्साइड के मिक्सचर, यह मैग्नीशियम सिलिकेट एंड ऑक्साइड के मिक्सचर से कंसिस्ट होता है, बना होता है। नेक्स्ट देखिए, इसकी टेंजाइल, इसकी टेंजाइल एंड
बेंडिंग स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ हाई होती है। इसलिए इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन में, इसलिए इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन में टेंशन टावर, जहां पर टावर पे क्या होती है, ज्यादा टेंशन होती है, टेंशन टावर पर करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर जो होते हैं, इसमें एक होता है, उसको होता है पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है। अभी जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है कि जैसे कि मान लीजिए अपना सपोर्ट से ये पोल है, ये क्रॉस आर्म है, तो इसके ऊपर में यहाँ पे इस प्रकार से इंसुलेटर लगा होता है, देखिए होगे। ठीक है, इस प्रकार का इंसुलेटर लगा होता है। ये इसकी क्या होती है, पिन है, ये पिन है। ठीक है। और ये पोर्सलिन का बना होता है, इसको यहाँ पे बोल्ट के द्वारा, नट के द्वारा क्या कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो इंसुलेटर है, इसको क्या बोलते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर। अब इसमें यहाँ पे ग्रूव बना होता है, और इस ग्रूव में क्या करते हैं, कंडक्टर को रखते हैं। तो ये कंडक्टर है यहाँ पे, और जिस मटेरियल का कंडक्टर होता है, उसी मटेरियल के वायर के द्वारा इसको क्या करते हैं, ऐसा बांध देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से, जिससे कि वो स्लिप ना होने पाए। तो इस तरह से ये इंसुलेटर जो होता है, पिन टाइप इंसुलेटर, इसका यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है का भाग, इसको क्या बोलते हैं, रैन शेड। इसको क्या बोलेंगे, रैन शेड। तो रैन शेड का यूज क्यों करते हैं, तो यदि हम देखें इस इंसुलेटर का क्रॉस सेक्शन अपने को इस प्रकार से दिखता है। ये इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर ऐसा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से इंसुलेटर है, और ऐसा इसके अंदर में क्या लगी होती है, ये पिन यहाँ पे लगी होती है। ठीक है। तो ये पिन टाइप इंसुलेटर होता है। अपने तो ये दिख नहीं रहा है अंदर का भाग, लेकिन ये अंदर क्या होता है, इसमें काफी अंदर तक डेप्थ होती है। तो रेनी वाटर जो होता है, रेनी वाटर जब इसके ऊपर में फॉल करेगा, तो क्या होगा, बाहर ऐसे गिर जाएगा, इसके अंदर नहीं पहुंचेगा। तो अंदर की सरफेस क्या रहेगी, वहां पे ड्राई रहेगी। ठीक है, जिससे कि उसका लीकेज रेजिस्टेंस वीक नहीं होगा, लीकेज रेजिस्टेंस उसका क्या रहेगा, हाई। तो यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करते हैं, रैन शेड का यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं, इनको हम कितनी वोल्टेज तक के लिए यूज करते हैं, तो पिन टाइप इंसुलेटर को हम मैक्सिमम कितनी वोल्टेज तक के लिए यूज करते हैं, 33 केवी तक के लिए ही ये डिजाइन किए जाते हैं। इससे हायर वोल्टेज के लिए डिजाइन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि यदि इससे हायर वोल्टेज के लिए इनको डिजाइन करते हैं, तो ये क्या होते हैं, बल्कि हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और इनका शेप भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो वहां पे 33 केवी से हायर वोल्टेज के लिए इनको नॉर्मली डिजाइन किया नहीं जाता है। तो यदि पूछेगा कि पिन टाइप इंसुलेटर का यूज कितनी वोल्टेज तक के लिए करते हैं, तो 33 केवी तक के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे एक होता है इसका सेफ्टी फैक्टर। तो सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज सर्ज होता है ना, ट्रांजिएंट वोल्टेज होती है, वोल्टेज सर्ज होता है, अचानक से वोल्टेज क्या होती है, लाइन की बढ़ जाती है। जैसे सपोज मान लीजिए इंसुलेटर लगाया हुआ है, ये कितनी वोल्टेज की लगाया हुआ है, 33 केवी की लगाया हुआ है, और हमें पता है कि हमारी जो क्रॉस आर्म होती है, ये ग्राउंड पोटेंशियल पे होती है ना। उस दिन बताया था कि आपका क्रॉस आर्म ये सभी किस पे रहेंगे, वहां पे ग्राउंड पोटेंशियल, ठीक है, जीरो पोटेंशियल पे होंगे। यहाँ पे हमने 33 केवी के लिए लगाया हुआ है। ठीक है। अब अचानक से लाइन में क्या होता है, एक ट्रांजिएंट आती है, और उसकी जो स्पाइक होती है वो मान लीजिए 132 केवी की है। ठीक है। ये बहुत कम समय के लिए आती है, बहुत कम समय आने के लिए, जैसे कि मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड, इतने कम समय के लिए आती है। ठीक है। लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा,
इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जब इतना होगा 33 केवी से ज्यादा, तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पंचर हो जाएगा। और सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल यदि पंचर होते हैं तो वो क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्रैक हो गया और हाई वोल्टेज सर्ज जो है ये कहाँ चले गई, ग्राउंड में चले गई। तो जब ग्राउंड में चले जाएगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, फिर नॉर्मल हो जाएगी। बट वो क्या करके चले गई, यहाँ से क्रैक चले गई। तो अब यहाँ से क्या होगा, लीकेज करंट कंटिन्यूअसली किसमें फ्लो होते रहेगी, ग्राउंड में फ्लो होते रहेगी, ठीक है। तो वहां पे सिस्टम में क्या शो करेगा, अर्थ फॉल्ट। अब सिस्टम में अर्थ फॉल्ट शो करेगा। यदि ऐसा होते रहे तो हमको तो क्या करते रहना पड़ेगा, इंसुलेटर को ही चेंज करते रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसकी जो पंचर स्ट्रेंथ है वो पंचर स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, इसकी यहाँ पे हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये 33 केवी का इंसुलेटर है, ठीक है। तो इसकी पंचर स्ट्रेंथ क्या रखते हैं हम, 10 टाइम्स ग्रेटर रखते हैं, यानी कि कितनी यहाँ पे 330 केवी रखेंगे, ठीक है। तो ये पंचर होने के लिए इतना वोल्टेज चाहिए उसको। लेकिन जैसे आएगी इसके आने पर क्या एक ऐसा फ्लैश ओवर होगा, फ्लैश ओवर समझते हो, आर्क उत्पन्न होगी, और आर्क उत्पन्न होगी, फ्लैश ओवर होगा, और कंडक्टर टू पिन उस फ्लैश के थ्रू वोल्टेज सर्ज कहां चले जाएगा, तो हमारे इंसुलेटर की पंचर स्ट्रेंथ हाई थी, ठीक है, क्योंकि उसकी पंचर हो गई है 330 के, तो 330 इंसुलेटर को पंचर 33 केवी का इंसुलेटर है बट पंचर स्ट्रेंथ हाई है, ठीक है। और यदि हाई वोल्टेज सर्ज जब यहाँ पे आता है तो वो क्या होगा, कंडक्टर टू पिन फ्लैश ओवर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लैश ओवर होगा, और इस फ्लैश ओवर के थ्रू, इस आर्क के थ्रू हाई वोल्टेज सर्ज कहां पे चले जाएगा, ग्राउंड में चले जाएगा, और इंसुलेटर अपना पंचर नहीं होगा, ठीक है। तो सेफ्टी फैक्टर जो होता है ये होता है पंक्चर अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो यदि हम बोल रहे हैं कि हमारे इंसुलेटर का सेफ्टी फैक्टर कितना है, 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसकी पंचर स्ट्रेंथ फ्लैश ओवर वोल्टेज का क्या होगी, 10 टाइम्स ग्रेटर होगी, ठीक है। तो आसानी से पंचर वो नहीं होगा। तो इंसुलेटर का सेफ्टी फैक्टर कितना रखा जाता है, 10। कितना रखा जाता है, हाई होना चाहिए, तो कितना रखा जाता है, वो 10 रखा जाता है। आई बात समझ में, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें लिखिए पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर का यूज 33 केवी तक की वोल्टेज के लिए करते हैं। यह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किया जाता है। रेन वाटर से इंसुलेटर की इनर सरफेस को, रेन वाटर से इंसुलेटर की इनर सरफेस को प्रोटेक्ट रखने के लिए रेन शेड का यूज करते हैं, रेन शेड का यूज करते हैं। इससे इंसुलेटर का लीकेज रेजिस्टेंस, इससे इंसुलेटर का लीकेज रेजिस्टेंस सफिशिएंट हाई रहता है। इससे इंसुलेटर का लीकेज रेजिस्टेंस सफिशिएंट हाई रहता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लीजिए, इंसुलेटर का सेफ्टी फैक्टर, इंसुलेटर का सेफ्टी फैक्टर हाई
10 रखा जाता है। सेफ्टी फैक्टर हाई 10 रखा जाता है, इंसुलेटर का सेफ्टी फैक्टर हाई 10 रखा जाता है। ठीक है, तो 10 है मतलब समझ में आया ना कि उसकी जो पंचर स्ट्रेंथ है, उसकी जो पंचर स्ट्रेंथ है फ्लैश और वोल्टेज से कितना टाइम्स ग्रेटर है, 10 टाइम्स ग्रेटर है, 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो पंचर स्ट्रेंथ फ्लैश और वोल्टेज से 10 गुना क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पंचर होने से पहले ही क्या होगा, फ्लैश ओवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ओके, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का क्या मतलब होता है उसको यहां पे देखते हैं। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का क्या मतलब होता है कि जैसे देखे होंगे जो टावर होते हैं, बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उन पे क्रॉस आर्म लगी होती है। ठीक है, और उन क्रॉस आर्म से जो इंसुलेटर होते हैं वो इस प्रकार से सस्पेंडेड होते हैं, लटके हुए होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इंसुलेटर लटके हुए होते हैं, इनको सस्पेंशन इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंसुलेटर लटके हुए होंगे यहाँ पे, और इसके बॉटम से यहाँ से जो कंडक्टर है वो कंडक्टर यहाँ पे पास होता है। तो ये जो इंसुलेटर है इनको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन इंसुलेटर है। अब ग्रुप ऑफ इंसुलेटर है ये, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ इंसुलेटर है। ग्रुप ऑफ इंसुलेटर को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर बोलेंगे इसको, है ना। किसी चीज का जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, उसकी स्ट्रिंग, जब वो एक सीक्वेंस में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये अपना इंसुलेटर है, तो इसमें जो इंसुलेटर यूज करते हैं वो कौन सा इंसुलेटर होता है, डिस्क टाइप इंसुलेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सस्पेंशन इंसुलेटर में किस इंसुलेटर का यूज करेंगे, डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये तो पोर्सलिन हो गया। अब इसके ऊपर में जो दिख रहा है ये क्या है, मेटल, इसको क्या बोलते हैं, मेटल लिंक। और ये भी क्या है, यहाँ पे मेटल लिंक होता है। तो इंसुलेटर के बोथ एंड पे, उसके टॉप में एंड बॉटम में, दोनों में क्या होता है, यहाँ पे मेटल लिंक होता है, और बीच में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में तो वो समझ में आएगा बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसमें ईच डिस्क होती है वो कितने केवी की वोल्टेज के लिए बनाई जाती है, तो 11 केवी की वोल्टेज के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो सस्पेंशन इंसुलेटर में डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करेंगे, और ईच डिस्क जो है वो 11 केवी की वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो मिनिमम कितनी वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हो आप इसको, 11 केवी के लिए, है ना। यदि एक इंसुलेटर यूज करेंगे तो कितनी वोल्टेज के लिए रहेगा, वो 11 केवी के लिए रहेगा। अब यदि हमारी वोल्टेज इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ इंसुलेटर्स को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो वोल्टेज इंक्रीज होने पर इंसुलेटर की संख्या को इंक्रीज करते जाएंगे। कितनी वोल्टेज तक यूज कर सकते हो आप, जितनी आपके पास मैक्सिमम कितनी है, 1200 केवी है, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंसुलेटर्स को क्या करते जाएंगे, हम वहां पे इंक्रीज करते जाएंगे। आइए समझ में सबको। अब यहाँ पे जो सस्पेंशन इंसुलेटर है इसमें पूछेगा ये जो डिस्क है, इस डिस्क का ये क्या है, प्लेन है। प्लेन यानी क्या होता है, उसका तल। तो डिस्क का जो प्लेन है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ डिस्क इज हॉरिजॉन्टल। ऐसा क्यों पूछता है, ऐसा इसलिए पूछता है कि ये इंसुलेटर कैसे लगे हैं, ऐसा सस्पेंशन में है। यदि इस इंसुलेटर को हम ऐसा लगा देंगे, ठीक है, यदि हम इंसुलेटर को यहाँ पे इस प्रकार से लगा देंगे तो इसकी डिस्क का प्लेन कैसा आ जाएगा, ये वर्टिकल आ जाएगा। क्योंकि आगे पढ़ेंगे एक इंसुलेटर और होता है इसमें ना, स्ट्रेन इंसुलेटर। तो दोनों इंसुलेटर अलग अलग पोजीशन पे लगे होते हैं। ठीक है, दोनों में सेम इसका ही यूज करते हैं, लेकिन उसके यूज के बेसिस पर उनको नाम अलग अलग दिया गया। तो यहाँ पे सस्पेंशन है या फिर वो स्ट्रेन है, कैसे पता चल जाता है, प्लेन ऑफ डिस्क से। यदि डिस्क का प्लेन हॉरिजॉन्टल है मतलब सस्पेंशन
है ना, कंडक्टर बॉटम से आएगा, और यदि वर्टिकल होगा तो क्या होगा, स्ट्रेन इंसुलेटर होगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसमें नोट करते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसमें नोट करिए, इसमें लिखिए सस्पेंशन इंसुलेटर में डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। इसमें ईच डिस्क 11 केवी वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाती है, 11 केवी वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाती है। वोल्टेज इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ डिस्क को इंक्रीज करते हैं। वोल्टेज इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ डिस्क को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ डिस्क को क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका यूज मिनिमम 11 केवी वोल्टेज के लिए कर सकते हैं। इसका यूज मिनिमम 11 केवी वोल्टेज के लिए कर सकते हैं। तो मिनिमम बोलेगा तो 11 केवी, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं, जितना चाहिए आप डिस्क बढ़ाते जाओ, है ना। नेक्स्ट की, इसमें डिस्क का प्लेन, इसमें डिस्क का प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें डिस्क का प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, अब यदि क्या करते हैं, दूसरा इंसुलेटर देखते हैं, तो वो इंसुलेटर होता है स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है, अब यदि इसको पकड़ के, कंडक्टर को पकड़ के अपन इधर से ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पकड़ कैसे खींचेंगे तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है इंसुलेटर की, जो सस्पेंडेड लटकी हुई है, वो कैसे आ जाएगी, ऐसा हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। ठीक है ना, तो सेम है, बस यूज के बेसिस पर उसको नाम क्या कर दिया, स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी क्या हो गया, वहां पे टेंशन आ जाएगी, तनाव आ जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, स्ट्रेन इंसुलेटर होगा। ठीक है, तो सेम है, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, वही स्ट्रिंग है इंसुलेटर की, वही डिस्क टाइप इंसुलेटर है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से ये, अब क्या होता है कि मान लीजिए कि जो स्ट्रेन इंसुलेटर है, कि यहाँ पे जो स्ट्रेन इंसुलेटर है, इसमें भी सेम 11 केवी की डिस्क का ही यूज करेंगे। ये भी कितने केवी की डिस्क होती है, 11 केवी डिस्क होगी, यानी कि इसमें भी डिस्क टाइप इंसुलेटर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो मिनिमम कितनी वोल्ट के लिए यूज कर सकते हो आप इसको, 11 केवी, एक यूज करोगे 11 केवी के लिए, और यदि आपका वोल्टेज इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ डिस्क को क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये लाइन का डेड एंड है, ये अंतिम सिरा है लाइन का, तो ये लाइन का डेड एंड है, तो जब अंतिम छोर होगा, लाइन का अंतिम सिरा होगा, डेड एंड होगा, तो इसको इंसुलेटर पे, यहाँ पे कंडक्टर को कनेक्ट करके क्या करोगे, उसको खींचोगे, तो खींचोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग है वो सस्पेंडेड नहीं रहेगी ना, वो इस पोजीशन में आएगी, हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो यूज है वो कहां पे करते हैं, डेड एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, या लाइन ऐसे आ रही है, आ रही है ऐसे, वैसे टर्न होकर ऐसे जाना है, वैसे शार्प कर्व ऐसा बनेगा यहाँ पे, तो पोल को यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे लगा होगा उसमें,
उसमें टेंशन कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो यदि हमारी लाइन इस प्रकार से आ रही है, ऐसे जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, टर्निंग ऑफ, क्या ये लाइन है, तो टर्निंग ऑफ लाइन पे इसको लगा सकते हैं, डेड एंड ऑफ लाइन पे लगा सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर रिवर क्रॉसिंग वगैरह होती है वहां पे लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन है तो टू स्ट्रिंग्स को पैरेलल में लगाते हैं, देखोगे कई जगह पे टू स्ट्रिंग्स पैरेलल में लगती है, तो जहां पे टेंशन ज्यादा होती है तो टू स्ट्रिंग्स को वहां पे लगा देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कि डिस्क का जो प्लेन है वो कैसा है, वर्टिकल हो गया। तो इसीलिए पूछता है ये क्वेश्चन कि जैसे ये स्ट्रेन इंसुलेटर है, इसमें डिस्क का प्लेन कैसा होता है, तो कैसा रहेगा, वो वर्टिकल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन ऑफ डिस्क, ठीक है। तो ये कैसा है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल प्लेन ऑफ डिस्क यहां पे रहेगा, तो उसमें नोट करिएगा। ड्रॉ कर लिए इसको सब। अब इसमें लिखिए स्ट्रेन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर में, स्ट्रेन इंसुलेटर में सस्पेंशन इंसुलेटर के समान ही, सस्पेंशन इंसुलेटर के समान ही डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। इसमें भी, इसमें भी ईच डिस्क 11 kV वोल्टेज, इसमें भी ईच डिस्क 11 kV वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाती है, इसमें भी ईच डिस्क 11 kV वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाती है। वोल्टेज इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ डिस्क को इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ डिस्क को इंक्रीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेन इंसुलेटर मिनिमम, स्ट्रेन इंसुलेटर मिनिमम 11 kV वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हैं, 11 kV वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। तो मिनिमम वोल्टेज कितनी होगी इसमें, 11 kV रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेन इंसुलेटर की डिस्क का प्लेन, स्ट्रेन इंसुलेटर की डिस्क का प्लेन वर्टिकल होता है, नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेन इंसुलेटर को, स्ट्रेन इंसुलेटर को लाइन के डेड एंड, लाइन के डेड एंड शार्प टर्न, शार्प टर्न रिवर क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग आदि में यूज करते हैं, रिवर क्रॉसिंग आदि में यूज करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज इन केवी स्ट्रेन इंसुलेटर और सस्पेंशन इंसुलेटर में नंबर ऑफ डिस्क जो होती हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है, यदि 11 केवी की वोल्टेज होगी, 11 केवी की वोल्टेज होगी, ठीक है, तो जो स्ट्रेन इंसुलेटर है इसमें कितने डिस्क का यूज करोगे, 1। सस्पेंशन में भी कितने डिस्क का यूज करोगे, 1, है कि नहीं। यदि यहाँ पे 33 केवी की वोल्टेज होगी तो स्ट्रेन इंसुलेटर में कितने डिस्क का यूज करेंगे, 3, और सस्पेंशन में कितने डिस्क का यूज करेंगे, 2 डिस्क का यूज करेंगे। ठीक है, यदि 66 केवी वोल्टेज होगी तो इसमें यूज करोगे 6, इसमें यूज करोगे 5। यदि केवी की वोल्टेज होगी तो इसमें आपको यूज करना पड़ेगा 10 और इसमें यूज करना है 9। 220 केवी की वोल्टेज होगी तो इसमें 15 और इसमें 14। और यदि 400 केवी की वोल्टेज होगी तो यूज करेंगे इसमें 22 और इसमें यूज करेंगे 21। ठीक है, तो आपको मेनली स्ट्रेन का याद रखना है। अभी जो लास्ट में पढ़े इंसुलेटर स्ट्रेन, उसका याद रखिए स्ट्रेन में। ठीक है, तो स्ट्रेन में देखेंगे 11 से 66, 11 के मल्टीपल में है डिस्क। ठीक है, 11 के मल्टीपल में। ठीक है, बाकी याद रखना पड़ेगा। 132 में कितना रहेगा, 10। ठीक है, 220 में 15 और 400 में 22। तो स्ट्रेन का याद रखिए, और सस्पेंशन में इससे -1 करना है। ठीक है, तो उसमें -1 रहेगा। अभी सेकंड इंसुलेटर का क्या मतलब यहाँ पे होता है, तो यदि देखें कि सेकंड इंसुलेटर जो है इसका यूज सेम किसके समान करेंगे, तो अभी जो हम पढ़े यहाँ पे स्ट्रेन इंसुलेटर, उसी के समान इसका यूज करते हैं। एक क्लैंप होता है, तो ये एमएस माइल्ड स्टील का क्लैंप है यहाँ पे, और इस क्लैंप में यहाँ पे इस इंसुलेटर को लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का ये इंसुलेटर होता है। यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं बोल्ट के थ्रू। अभी जो इंसुलेटर होता है, अभी ये कैसा लगा है इस प्रकार से, तो क्या बोलेंगे, ये कैसा लगा है, वर्टिकल। इसको हम क्लैंप को ऐसे बैंड कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो सेकंड इंसुलेटर को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज भी सेम स्ट्रेन इंसुलेटर के समान है, कि जैसे हम देखे थे कि लाइन का डेड एंड है। ठीक है, तो ये लाइन आएगी ऐसा, ये उसका डेड एंड होगा, उसको यहाँ पे आप बांध दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइन का डेड एंड हो गया। या फिर लाइन की टर्निंग है, तो लाइन से आएगी, ऐसा टर्न होके चली जाएगी, लाइन की टर्निंग हो जाएगी। लेकिन डिफरेंस क्या है, वोल्टेज। इसका जो यूज है वो हम किसमें करेंगे, 11 केवी से कम वोल्टेज के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यूज करते हैं लेस देन 11 केवी वोल्टेज। तो 11 केवी या हायर वोल्टेज के लिए किसका यूज करेंगे, स्ट्रेन का। ठीक है, और 11 केवी से लेस वोल्टेज के लिए किसका यूज करेंगे, शकल इंसुलेटर का यूज करेंगे। दोनों का यूज सेम है, सिर्फ वोल्टेज का अंतर है। तो इसका यूज डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं और उसका यूज ट्रांसमिशन में करते हैं। तो ये भी समझ में आया, सेकंड इंसुलेटर सेम है, स्ट्रेन इंसुलेटर ये है, बट लेस देन 11 केवी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि स्ट्रेन का प्लेन कैसा रहता है, डिस्क का वर्टिकल रहता है। ओके, तो इसमें नोट करिएगा, सेकंड इंसुलेटर, शेकल इंसुलेटर का यूज, शेकल इंसुलेटर का यूज स्ट्रेन इंसुलेटर के समान ही, स्ट्रेन इंसुलेटर के समान ही लाइन के डेड एंड, लाइन के डेड एंड या टर्निंग पर करते हैं, लाइन के डेड एंड या
टर्निंग पर करते हैं। लेकिन इसका यूज लेस देन 11 kV वोल्टेज, लेकिन इसका यूज लेस देन 11 kV वोल्टेज के लिए करते हैं। बट इसका यूज लेस देन 11 kV वोल्टेज के लिए करते हैं। इसके बाद में होता है एक, उसको बोलते हैं स्टे या एग या गे इंसुलेटर। ठीक है, तो ये जो इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर आप सब देखे भी होंगे, जैसे कि आपके घर के पास में ऐसा स्टे वायर लगा होगा, है ना। तो इस स्टे वायर में यहां पर एक इंसुलेटर लगा होता है इस प्रकार से। तो ये जो इंसुलेटर होता है, इस इंसुलेटर को क्या बोलते हैं? स्टे इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये अंडाकार होता है इस प्रकार से, ऐसा अंडाकार होता है इस प्रकार से। ठीक है, इसलिए एग इंसुलेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसमें आउटर पे ऐसा ग्रूव बना होता है, यहाँ पे खांचा बना होता है। तो इससे एक वायर बाहर से जाएगा ऐसा ना, एक वायर ऐसे जाएगा, और यहाँ पे इसमें एक होल होता है और इससे दूसरा वायर जाता है। तो दोनों वायर एक दूसरे से क्या होते हैं? इंसुलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो स्टे वायर है, इस स्टे वायर का जो अपर पार्ट है और इसका जो लोअर पार्ट है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से किसके द्वारा इंसुलेट होंगे? तो ये स्टे इंसुलेटर के द्वारा ये इंसुलेट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टे इंसुलेटर इसको यहाँ पे बोलते हैं। अब इसकी जो हाइट होती है ग्राउंड लेवल से, जमीन से मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 10 फीट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है ग्राउंड लेवल से कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 10 फीट। क्योंकि कोई भी क्या है, देखे होगे सब खड़े होते हैं नहीं वहां पे, स्टे वायर को पकड़ के ऐसे झूलते रहते हैं, उस पे बात करते रहेंगे, ऐसे झूलते रहेंगे। तो क्या हो सकता है वहां पे? शॉक का चांस होता है ना। तो इसलिए इसको इंसुलेट करने के लिए, या एनिमल्स होते हैं, गाय है, बकरी है, सब घूमते रहते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसके लिए इसको इंसुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 10 फीट। क्योंकि अभी खड़ा होकर कोई ऐसा छू लिया उसको तो आपका हाथ नहीं पहुंचेगा। 10 फीट और सीलिंग समझ लीजिए, सीलिंग की हाइट कितनी होगी? 10 फीट होगी। ठीक है, तो इतना हाइट उसका वहां पे रखा जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे जो स्टे वायर और पोल है, स्टे वायर और सपोर्ट है या पोल है, इसके बीच में जो एंगल होना चाहिए, उस एंगल की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो ये जो एंगल होगा इनके बीच में, इस एंगल की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी? स्टैंडर्ड एंगल ये होना चाहिए 45। ठीक है, कितना होना चाहिए? 45। यदि आप ऐसे पोल को लगा देते हो, है ना, रस्सी बांधकर उससे दूर से खड़े होकर खींचते हो, तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अब यदि आप उसके ठीक नीचे खड़े होकर खींचो तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ठीक उसी तरह से जो स्टे वायर है, इस वायर पे भी टेंशन आता है ना। किसको होल्ड करके रखा है? वो पोल को सपोर्ट करके रखा है। स्टे वायर कहाँ लगाते हैं? क्या हर पोल पे लगाते हैं? नहीं, हर पोल पे नहीं देखोगे आप। कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे पोल इस प्रकार से लगा हुआ है, एक लाइन का ये डेड एंड है, लाइन का डेड एंड है, तो पूरा जो फोर्स है इस पोल पे एक साइड में रहेगा। ऐसे पोल है, डेड एंड है इधर, तो पूरा डेड एंड इधर है, तो क्या होगा? पूरा इधर टेंशन ऐसा रहेगा ना, तो पूरा झुकेगा। तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या लगाएंगे? स्टे वायर लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन पे लगाया जाता है जहां पे स्ट्रेस जो होता है, टेंशन जो होता है पोल पे वन साइडेड होता है। ठीक है, उस पोजीशन पे स्टे वायर को वहां पे लगाया जाता है। ठीक है, तो स्टे वायर जब आप लगाएंगे तो इसका स्टैंडर्ड एंगल कितना होना चाहिए? 45। बट जरूरी नहीं है हर जगह आपको 45 मिल सके, क्योंकि स्पेस होना चाहिए। ऐसा कई जगह हो सकता है स्पेस ना हो। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ये एंगल होगा 30 डिग्री, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई जगह आप देखे होंगे कि जब एंगल नहीं मिल पाता है प्रॉपर, तो क्या देखे होंगे? एक ऐसा लगाता है वहां पे आर्म, स्टे वायर को ऐसे लाता है और ऐसे बनाता है,
हो कई जगह, तो कई जगह नहीं मिल पाता है तो एंगल 45 बनाने के लिए इस प्रकार लगता है, जिससे कि टेंशन क्या आना चाहिए अल्टीमेट वहां पे कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा इस इंसुलेटर का यूज स्टे वायर को इंसुलेट करने के लिए करते हैं। इस इंसुलेटर का यूज स्टे वायर को इंसुलेट करने के लिए करते हैं। स्टे इंसुलेटर की ग्राउंड से मिनिमम हाइट 10 फीट होनी चाहिए। ठीक है, ये लिख लियो, बीच का एंगल है स्टे वायर और पोल के, है ना। तो एंगल बिटवीन स्टे वायर एंड सपोर्ट या स्टे वायर एंड पोल, तो स्टे वायर और पोल के मध्य का जो एंगल है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 45, ठीक है, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 30 डिग्री होगी। तो ये जो इंसुलेटर हम देखे हैं, ये इंसुलेटर कहां यूज किए जाते हैं, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इनका यूज किया जाता है। बात समझ में आई? तो ये इंसुलेटर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किए जाते हैं। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रांसमिशन में ये इंसुलेटर यूज किए जाते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब कई बार क्या होगा, आपको पूछेगा कि पोस्ट इंसुलेटर का यूज कहां करते हैं। तो ये जो पोस्ट इंसुलेटर होता है इसका यूज कहां करते हैं, तो यदि देखोगे कि जो बस बार होती है इसका यूज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं करते हैं, इसका यूज कहां करते हैं, सब स्टेशन में। कहां पे करेंगे, सब स्टेशन में इसका यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से ऐसा बेस होता है ऐसा, और इसके बेस में यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से होल्स बने होंगे ऐसा 3, ठीक है, और अपनी क्या होती है यहाँ पे ऐसा बस बार होती है, ऐसे बस बार होती है अपने यहाँ पे ऐसा। सब स्टेशन में क्या होती है, बस बार। तो बस बार पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, है ना। तो ये जो इंसुलेटर होता है ये इस प्रकार से इंसुलेटर होता है। ठीक है, इस प्रकार से इंसुलेटर रहेगा। यहाँ पे कई स्टेप्स ऐसा बनी होती है यहाँ पे, और इसके टॉप में यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा ग्रूव बना होता है, ठीक है। और इस ग्रूव में हम क्या करते हैं, जो बस बार होती है उस बस बार को यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये अपना क्या होता है, सपोर्ट होता है, एमएस स्ट्रक्चर होता है ये। तो ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एमएस, यानी माइल्ड स्टील एंगल वगैरह होते हैं, है ना, उसका स्ट्रक्चर होता है। और उसके ऊपर में क्या करते हैं, ये इंसुलेटर को लगाते हैं। तो ये पोस्ट इंसुलेटर है, और इस इंसुलेटर को के ऊपर में टॉप में यहाँ पे क्या लगाते हैं, ये बस बार होती है। तो सब स्टेशन में बस बार को अर्थ से इंसुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं, पोस्ट इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो उसमें नोट करिए, एक लाइन में बस लिखिए, पोस्ट इंसुलेटर का यूज सब स्टेशन में, पोस्ट इंसुलेटर का यूज सब स्टेशन में बस बार को ग्राउंड से इंसुलेट करने के लिए करते हैं। बस बार को ग्राउंड से इंसुलेट करने के लिए करते हैं। डालिए पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर, ठीक है। तो जो सस्पेंशन इंसुलेटर है, इस सस्पेंशन इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उस स्ट्रिंग पर पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन को यहां पे देखेंगे। तो यदि हम देखें यहां पे कि ये अपना सपोर्ट है, ये अपनी यहां पे क्रॉस आर्म है, ठीक है,
और ये पूरा सपोर्ट्स किस पोटेंशियल पे है, ग्राउंड। ये अपना क्रॉस आर्म किस पोटेंशियल पे है, ग्राउंड पोटेंशियल पे है, ठीक है। और अभी हम पढ़े थे यहाँ पे कि इस प्रकार से ये डिस्क टाइप इंसुलेटर होते हैं ये, और ये डिस्क टाइप इंसुलेटर इस प्रकार से यहाँ पे लगे हुए होते हैं। और इसके बॉटम में यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़े कि जो इंसुलेटर होते हैं, इस इंसुलेटर में यहाँ पे क्या होते हैं, ये मेटल लिंक है। ये मेटल लिंक यानी क्या है, धातु है, मेटल है ना। और यहाँ पे क्या है, ये इंसुलेटर है। तो इसके कारण क्या होता है कि टू मेटल्स के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटर है, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका सेल्फ या म्यूचुअल कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अपना कंडक्टर का ये मेटल इंसुलेटर का जो मेटल लिंक है और ये अपना क्रॉस आर्म है या सपोर्ट है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, इंसुलेटिंग एयर होती है। तो इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे क्या बन जाता है, कैपेसिटेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, शंट कैपेसिटेंस बोलते हैं। बात समझ में आई? तो यदि हम देखें कि यहाँ पे ठीक है, ये अपना सपोर्ट है, ये यहाँ पे क्रॉस आर्म है, तो जितने यहाँ पे डिस्क हैं उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्फ या म्यूचुअल कैपेसिटेंस फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ, ये दूसरा कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ, और ये तीसरा कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ। और ये अपना क्या है, यहाँ पे कंडक्टर है, और ये पूरा क्या है, यहाँ पे ये ग्राउंड पोटेंशियल है, ठीक है। समझ में आया? तो अब ये देखेंगे कि यहाँ पे कितना वोल्ट होगा आपका, 0 वोल्ट। और इस कंडक्टर पे जो भी आप वोल्टेज दे रहे हो, यदि हमारी लाइन मान लीजिए 20 केवी की लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कितनी वोल्ट दे रहे हो, लाइन वोल्टेज 220 केवी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या फ्लो होगी, यहाँ से चार्जिंग करंट फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्जिंग करंट है वो यहाँ पे फ्लो होती है। तो अभी यहाँ पे यदि मान लीजिए कोई कैपेसिटेंस नहीं है, तो यहाँ पे चार्जिंग करंट कैसी फ्लो होगी, सेम। सीरीज में करंट कैसी होती है, सेम। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगी, और हम पता है सभी स्ट्रिंग जो हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, है ना। सभी इंसुलेटर कैसे हैं, आइडेंटिकल। 11 के वी के लिए डिजाइन किए हो सबको, तो सभी का रिएक्टेंस होगा, है कि नहीं। तो अपने को पता है एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी या 1/2 पाई एफसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रिएक्टेंस भी क्या होगा, उसका सेम होगा। तो इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप रहेगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। मींस वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, स्ट्रिंग के ईच डिस्क के अक्रॉस कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। समझ में आया इतना? लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ये तो पता है कि सभी इंसुलेटर आइडेंटिकल हैं, सबका जो एक्सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ से जो चार्जिंग करंट है वो 10 एम्पीयर की जा रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो मेटल लिंक है और जो अपना सपोर्ट है, इन दोनों के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये कैपेसिटेंस यहाँ पे शंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस को नोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ या म्यूचुअल कैपेसिटेंस। तो इसको बोलेंगे सेल्फ या म्यूचुअल कैपेसिटेंस। और ये जो है इसको डिनोट करते हैं C1 से, और इसको क्या बोलते हैं, शंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो शंट कैपेसिटेंस जो है ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस होता है। तो शंट कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, तो शंट कैपेसिटेंस जो है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस होता है। तो इस स्मॉल फ्रैक्शन की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, C1 अपॉन क्या होती है, C होती है। तो यदि हम देखेंगे यहाँ पे कि
जब यहां से 10 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो उस करंट का कुछ पार्ट कहां चले जाएगा, तो मान लीजिए यहां पे चले गई 1 एम्पियर की करंट ग्राउंड में, बात समझ रही ना। तो जब करंट ग्राउंड में चली जाएगी तो क्या होगा, यहां से जाने वाली करंट क्या हो जाएगी 9 एम्पियर, फिर उसका कुछ पार्ट कहां चले जाएगा ग्राउंड में। अब यहां से जाने वाली करंट एम्पियर, ठीक है। तो पहले शंट कैपेसिटेंस नहीं था, तो सीरीज में करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम, सभी में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता, आइडेंटिकल इक्वल होता, यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता। बट इस शंट कैपेसिटेंस के प्रेजेंस के कारण, ठीक है, यहां से जो करंट आती है उसका कुछ पार्ट कहां चले जाता है ग्राउंड में, फिर यहां से कुछ पार्ट कहां चले जाता है ग्राउंड में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अब वो क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा। तो इन डिस्क में अब वोल्टेज ड्रॉप भी क्या सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 8 इंटू एक्सी, इसमें होगा 9 इंटू एक्सी, इसमें होगा 10 इंटू एक्सी, ठीक है। तो एक्सी तो सब में सेम है, तो यदि मान लीजिए ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो कौन सी वोल्टेज हायर होगी, V3 हायर होगी, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे जो डिस्क नियर टू क्या होती है, कंडक्टर होती है, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, हायर होगा, और उसके पंचर होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि तो 11 केवी की डिस्क है, यदि उससे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो पंचर होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो नियर टू क्या होती है, क्रॉस आर्म होती है या टॉप में होती है, ठीक है, तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो कंडक्टर से क्रॉस आर्म की तरफ मूव करने पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि सस्पेंशन इंसुलेटर में जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्ट्रिंग इंसुलेटर्स में, वो नॉन यूनिफॉर्म किसके कारण होता है, शंट कैपेसिटेंस के कारण होता है। और ये शंट कैपेसिटेंस जो है ये एक छोटा सा अंश मात्र है, ठीक है। के मतलब क्या है, के क्या है, ये स्मॉल फ्रैक्शन को शो कर रहा है, स्मॉल फ्रैक्शन, छोटा फ्रैक्शन यानी क्या है, अंश है ये, है ना। अब ये अंश कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 0.1 है ये, ऑफ सी है, ठीक है। यानी कि शंट कैपेसिटेंस और म्यूचुअल कैपेसिटेंस का जो रेशियो है वो कितना है, 0.1 है। मतलब कि शंट कैपेसिटेंस जो है वो इसकी तुलना में क्या है, 1/10 है, समझ रही ना। यदि ये यहाँ पे 10 माइक्रोफैरड है तो ये कितना है यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड है। तो शंट कैपेसिटेंस क्या होता है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, सेल्फ कैपेसिटेंस होता है। फिर भी इतना कम होने पर भी ये वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, जिससे कि स्ट्रिंग के ईच इंसुलेटर के अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, समझ में। लेकिन डीसी सप्लाई में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अपन पढ़े एचवीडीसी ट्रांसमिशन होता है, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि डीसी में अपन पढ़े इंडक्टेंस नहीं होता है, कैपेसिटेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो डीसी में ईच इंसुलेटर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है ना। दूसरा, यदि हम देखें यहाँ पे कि हमने यहाँ पे वोल्टेज दी, लाइन वोल्टेज है ये 220 केवी, और ये क्या है, ग्राउंड है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि अपना जो अल्टरनेटर होता है उस अल्टरनेटर में इसको क्या बोलोगे, लाइन, और इसको क्या बोलोगे आप, न्यूट्रल, और न्यूट्रल को क्या कर देते हैं हम, ग्राउंड कर देते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया, और ये लाइन वायर हो गया। तो यहाँ पे आपका है 220 केवी और ये क्या है, आपका ग्राउंड है। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है। तो यदि हम देखें कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फेज वोल्टेज है, तो क्या होगा, VL बाई क्या होगा, वो √3 होगा, ठीक है ना। तो फेज वोल्टेज रहता है किसके अक्रॉस, इंसुलेटर में, सॉरी सस्पेंशन इंसुलेटर स्प्रिंग के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, फेज वोल्टेज के लिए इक्वल होता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो, ठीक है। डिस्कनेक्ट होने वाली है लाइन, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे।